हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर्स में हमने कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सिस ऑफ अ चार्ज रिंग देखा था। इफ़ यू हैव मिस दैट लेक्चर, आई कार्ड पे लिंक दे दी, आप वहाँ से देख सकते हो। आज के लेक्चर में हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स, गॉस का लॉ और एरिया वेक्टर क्या होता है वो समझेंगे। तो अपनी नोट्स पेन लेके आप रेडी रहो और वीडियो देखते देखते आप नोट्स बनाते रहना कंप्लीट फोकस के साथ, एंड तक वीडियो देखना। ओके, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है स्टूडेंट्स? तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज सिंपली कि कितने एरिया में कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लिंक है वो होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। जनरली स्टूडेंट्स फ्लक्स कहते हैं किसी भी चीज़ के कंटिन्यूअस फ्लो को। फॉर एग्जांपल, कहीं पे पानी का कंटिन्यूअस फ्लो हो रहा है तो उसे हम कहेंगे वाटर फ्लक्स। किसी पर्टिकुलर एरिया में से वहाँ से एयर का फ्लो हो रहा है तो उसे हम कहेंगे एयर फ्लक्स। उसी तरीके से एक गिवन रीजन, एक गिवन एरिया के अंदर से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड पास आउट हो रही है उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। सो यू कैन अंडरस्टैंड दैट इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इट इज स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन गिवन एरिया। एक पर्टिकुलर रीजन में कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो बताएगा आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स। डेफिनेशन वाइज अगर हम जाए तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग परपेंडिकुलर टू द प्लेन। क्या है इलेक्ट्रिक फ्लक्स? नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग परपेंडिकुलर टू योर प्लेन सरफेस। नाउ स्टूडेंट्स, इसको और डेप्थ में और अच्छे से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। दिस इज अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ई वेक्टर सभी जगह पे ये यूनिफॉर्म है। और यहाँ पे मैं एक प्लेन सरफेस ले लेता हूँ। सपोज ये मेरा एक प्लेन सरफेस और एक सरफेस यहाँ ले लेता हूँ। नाउ यू टेल मी स्टूडेंट कि ये सपोज सरफेस 1 और ये सरफेस 2, किस में से ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही है? द फर्स्ट वन। आप गिने, अगर काउंट करें तो 1 2 3 4, इसमें से 4 लाइंस पास हो रही है जबकि इसमें से 2 लाइन पास हो रही है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ कहाँ पे ज़्यादा होगी? फर्स्ट रीजन में ज़्यादा होगी, सेकेंड रीजन में कम होगी। तो इसी को हम कहेंगे कि फर्स्ट वाला जो हमारा एरिया है उसके साथ लिंक जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो है इसका फ्लक्स, और सेकेंड वाले के साथ जो इलेक्ट्रिक फील्ड लिंक रहेगी वो है इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा? सपोज फ्लक्स 1 नाम दे देता हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर में से कितनी पास हो रही है। टोटल भले 1 2 3 4 5 6 लाइंस पास हो रही है, लेकिन इसमें से कितनी पास हो रही है? तो इसमें से सिर्फ 4 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हो रही है, इसीलिए ये हो गया इसका फ्लक्स 1। इसमें से सिर्फ 2 पास हो रही है, इसीलिए इसका फ्लक्स हो गया phi 2। phi है फ्लक्स का सिंबल। ओके, तो हमें पता चल गया कि जो हमारा फ्लक्स है वो एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड पे डिपेंड कर रहा है और एक एरिया पे डिपेंड करता है। सपोज मुझे ये फ्लक्स को बढ़ाना हो तो मैं क्या कर सकता हूँ? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बढ़ा दो। अगर यहाँ पे 6 के बजाय मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डबल कर दूँ तो क्या होगा? 4 के बजाय 8 लाइंस पास होगी और ऑटोमेटिकली फ्लक्स क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। सपोज इसका फ्लक्स बढ़ाना है तो या तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बढ़ा दूँ या फिर इसका एरिया बढ़ा दूँ, तो भी ऑटोमेटिकली क्या होगा? फ्लक्स उसका चेंज हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो हमारा जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो 2 चीज़ों पे डिपेंड करता है, एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड पे और दूसरा डिपेंड करता है एरिया पे। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि सर आपने इसके ऊपर एरिया वेक्टर क्यों बनाया है? तो स्टूडेंट, अब तक आप भले ही एरिया को मैग्नीट्यूड वाइज, स्केलर वाइज पढ़ते आए हो। हम मैथमेटिकली जब भी सम्स लेते हैं हम उसका सिर्फ स्केलर वर्ड, उसका सिर्फ मैग्नीट्यूड ही ले लेते हैं, लेकिन एक्चुअल में किसी भी चीज़ का आप एरिया लेते हो तो उसका वेक्टर, उसकी डायरेक्शन भी होती है। जनरली अगर मैं एक प्लेन ले लूँ, सपोज दिस इज़ माई प्लेन, ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस, तो इसका जो एरिया होगा इसका क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ एक्स एंड वाई। इसीलिए इसे हम कहेंगे कि इसका एरिया वेक्टर होता है। मैथमेटिक्स के अंदर हमें डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती तो डायरेक्ट ले लेते हैं लेंथ इनटू ब्रेथ, लेकिन फिजिक्स वाइज अगर हम देखें तो ये लेंथ हो गई आई कैप, ये ब्रेथ हो गई जे कैप, और आई कैप क्रॉस जे कैप
आंसर आएगा के कैप। तो हमारा जो एरिया वेक्टर होगा वो इस तरीके से बाहर आ सकता है। अगर रिवर्स लूँ में जे क्रॉस आई तो हमारा एरिया वेक्टर अंदर जाएगा माइनस के कैप। तो स्टूडेंट ये एक नई चीज़ है आपके लिए, आप इसको याद रख लो, समझ लो। एक है एरिया वेक्टर 2 डायमेंशन के लिए और एक ले लेते हैं 3 डायमेंशन के लिए। सपोज़ हमारे पास कोई भी 2 डायमेंशनल सरफेस है, सपोज़ ये ले लेते हैं, ठीक है। इमेजिन करो कि ये 2 डायमेंशनल है, 3 डायमेंशनल नहीं। इसकी थिकनेस को अगर आप इग्नोर कर दो तो ये हो जाता है हमारा 2 डायमेंशनल सरफेस। तो इस सरफेस के लिए ये आपकी लेंथ और यही आपकी ब्रेथ, दिस इज़ अ स्क्वायर सरफेस, तो लेंथ इनटू लेंथ। तो स्टूडेंट इसका एरिया वेक्टर कहाँ होगा? तो हमेशा कोई भी सरफेस को नॉर्मल ले लोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? एरिया वेक्टर। तो इसके बाहर की तरफ जो आ रहा है आपकी तरफ वो एक एरिया वेक्टर होगा और एक ब्लैक बोर्ड की तरफ जा रहा है वो एक एरिया वेक्टर। इसको टर्न कर देता हूँ ताकि और अच्छे से समझ में आएगा। ये इस तरफ जो जा रहा है वो एक एरिया वेक्टर और इस तरफ जो आ रहा है वो एरिया वेक्टर। तो जब भी 2D प्लेन सरफेस देते हैं आपको तो उसको नॉर्मली एक ऊपर की तरफ एक नीचे की तरफ या वाइस वर्सा नॉर्मल डायरेक्शन ले लेते हो तो वो डायरेक्शन होगी उसकी एरिया की, उसके एरिया वेक्टर की। ओके, सेकेंडली अगर कोई 3 डायमेंशनल सरफेस ले लो, सपोज इसी को मैं क्यूब बना दूं, आई एम टेकिंग अ 3 डायमेंशनल सरफेस। तो इस 3 डायमेंशनल सरफेस के लिए एरिया वेक्टर क्या होगा? तो ये जो 3 डायमेंशनल सरफेस है ये इसका एक फेस, ये इसका सेकेंड फेस। अभी सिर्फ इन 2 फेस की बात करते हैं। तो ये जो लेफ़्ट साइड वाला फेस है उसको थोड़ी देर के लिए 2D समझो। ये एक फेस वो तो 2 डायमेंशनल है, एक प्लेन है, यानी कि समझ लो ये क्यूब की एक साइड। तो इसका एरिया वेक्टर कहाँ होगा? इसका एक एरिया वेक्टर की डायरेक्शन आएगी बाहर और एक डायरेक्शन कहाँ जा सकती है? अंदर। लेकिन 2 डायरेक्शन कब कंसीडर करोगे? 2 डायमेंशनल है। जब क्लोज सरफेस हो गया, 3 डायमेंशनल हो गया तो अब आप इसका सिर्फ बाहर की तरफ का जो एरिया निकल रहा है, एरिया वेक्टर बाहर की तरफ जो पॉइंट हो रहा है सिर्फ वही लोगे। तो इस फेस के लिए ये हो जाएगा इसका एरिया वेक्टर। अगर ये लेफ़्ट साइड वाला फेस लो तो अंदर भी एक एरिया वेक्टर है, बाहर भी है। हम न्यूमेरिकली फ्लक्स के लिए कौन सा कंसीडर करेंगे? बाहर वाला एरिया वेक्टर। सपोज ये ऊपर पोर्शन, इसकी छत का जो पोर्शन है तो इसका एक एरिया वेक्टर जाएगा अंदर और एक जाएगा बाहर। लेकिन क्योंकि ये क्लोज सरफेस है हम सिर्फ कौन सा कंसीडर करने वाले हैं? बाहर वाला। नीचे का अगर ले लो आप, फ्लोर ले लो, तो इसमें भी हम कौन सा कंसीडर करेंगे? बाहर वाला। आगे की फ्रंट की जो सरफेस होगी उसका एरिया वेक्टर होगा आपकी तरफ और जो बैक की सरफेस होगी उसका एरिया वेक्टर होगा अंदर की तरफ। तो क्या याद रखना है आपको एरिया वेक्टर के लिए कि एरिया वेक्टर 2 डायमेंशनल है। कोई भी सरफेस है 2 डायमेंशनल है तो उसके अंदर नॉर्मली 2 तरफ आपको एरिया वेक्टर मिलेगा, आप कोई भी कंसीडर कर सकते हो। और 3 डायमेंशनल के लिए कंपलसरी नॉर्मली आउटवर्ड लेना है। 3 डायमेंशनल क्लोज सरफेस के लिए क्या लेना है? नॉर्मली आउटवर्ड। अब फिर से हमारे इधर आ जाते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसको किसको प्रोपोर्शनल था? ई वेक्टर को और एरिया वेक्टर को। तो फ्लक्स की फॉर्मूला क्या बनेगी? फ्लक्स इक्वल्स टू ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। और क्योंकि ये डॉट प्रोडक्ट है इसे हम कहेंगे ई ए कॉस थीटा। तो ये बन गई हमारे फ्लक्स की फॉर्मूला। अब आप कहोगे कि सर ई वेक्टर और ए वेक्टर आपने डॉट प्रोडक्ट क्यों लिया? क्रॉस भी तो ले सकते थे। अगर आप क्रॉस प्रोडक्ट लेते तो साइन थीटा आता। आपने अपनी मर्जी से कैसे डॉट प्रोडक्ट ले लिया? तो स्टूडेंट इस चीज़ को एक अच्छे एग्जाम्पल के साथ समझो। इमेजिन करो कि ये जो हमारा एरिया है उसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड पास आउट हो रही है। इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा से ज़्यादा कब पास होगी? जब आपका एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर है। अगर ये जो मेरा एरिया है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर मैं इस एरिया को ऐसा पैरेलल कर दूं तो कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया में से पास होने वाली नहीं है। फ्लक्स क्या है? फ्लक्स इज इलेक्ट्रिक फील्ड लिंक्ड विद द एरिया। अगर आपका एरिया पैरेलल होगा तो फ्लक्स क्या है? उसके ऊपर से आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड उसके ऊपर से ही चली जाएगी, अंदर से पास होने वाली नहीं है। सो इट इज़ वेरी नेसेसरी कि फ्लक्स मैक्सिमम मिलने के लिए
आपकी फील्ड और आपका जो सरफेस है वो कैसे होने चाहिए, परपेंडिकुलर होने चाहिए। ओके, अब हम इस चीज को डिराइव करते हैं कि ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर क्यों। तो सपोज लेट मी रब दिस आउट, यही इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर दिस इज अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसके अंदर मैं मेरा जो सरफेस है उसको थोड़ा टिल्ट कर देता हूँ, सरफेस को क्या कर देता हूँ, थोड़ा सा एंगल दे देता हूँ। सपोज अब ये मेरा सरफेस है, दिस इज माई सरफेस। ओके, तो स्टूडेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो अभी भी वही है, सीधी सीधी आ रही है, लेकिन अब जो मेरा सरफेस था उसको मैंने थोड़ा टिल्ट कर दिया। तो टिल्ट कर दिया तो एरिया वेक्टर के हिसाब से ए वेक्टर इधर होगा स्टूडेंट, दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर। ओके, ए वेक्टर और आपका ई वेक्टर कितना एंगल बना रहे हैं यहाँ पे, थीटा एंगल बना रहे हैं। ओके, आपको याद रखना है कि सरफेस और इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होनी चाहिए, हमेशा परपेंडिकुलर होनी चाहिए। इट मीन्स एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल होनी चाहिए। रिमेंबर दिस थिंग, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर जब जब पैरेलल होंगे तब आपको मैक्सिमम फ्लक्स होगा, मिलेगा। तो ये एरिया वेक्टर, ये इसका कौन सा कंपोनेंट होगा, ए कॉस थीटा, और ये वाला कंपोनेंट कौन सा होगा, ए साइन थीटा। एक कंपोनेंट मिला कॉस थीटा, एक कंपोनेंट मिला साइन थीटा। ई वेक्टर को कौन सा कंपोनेंट मिलना चाहिए, ए का पैरेलल कंपोनेंट। सो इफ आई एम टेकिंग, सपोज लेट दिस बी द मैग्नीट्यूड इज ई, तो ई के साथ अगर मैं पैरेलल कंपोनेंट लेता हूं तो मुझे मैक्सिमम फ्लक्स मिलेगा, और अगर ई के साथ परपेंडिकुलर कंपोनेंट लेता हूं तो मेरा फ्लक्स कैसा मिलेगा, मिनिमम। इसीलिए मैं यहाँ पे अगर मुझे ज़्यादा से ज़्यादा फ्लक्स चाहिए तो मेरा जो ई वेक्टर है वो किसके साथ होना चाहिए, पैरेलल कंपोनेंट के साथ। तो मैं लूँगा ई ए कॉस थीटा, और ई ए कॉस थीटा क्या होता है, ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। तो यहाँ से हमारी फॉर्मूला बनी फ्लक्स की, ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। आपको हमेशा याद रखना है कि फ्लक्स कब आपको ज़्यादा से ज़्यादा मिलेगा, जब आपका जो सरफेस है वो और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर है। सरफेस और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन परपेंडिकुलर है तो सरफेस का एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पैरेलल होगी। फिर से सरफेस और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन परपेंडिकुलर होनी चाहिए तो मैक्सिमम फ्लक्स। अब सरफेस इस तरीके से है तो इसका एरिया वेक्टर बाहर होगा इस तरीके से, तो एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा कैसी होनी चाहिए, पैरेलल होनी चाहिए। सो व्हेन एवर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर आर पैरेलल और एंटी पैरेलल, या तो पैरेलल है या तो एंटी पैरेलल है, मैक्सिमम फ्लक्स मिलेगा। और जब जब आपका एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर होगी, फ्लक्स कैसा मिलेगा, जीरो मिलेगा। अब आप इस फॉर्मूला में कॉस थीटा के बदले आपका ई और ए पैरेलल है, पैरेलल यानी थीटा जीरो, अगर कॉस जीरो लोगे तो आंसर मिलेगा आपको फ्लक्स इक्वल्स टू ई ए, और अगर साइन जीरो लोगे तो आंसर मिलेगा जीरो। इसीलिए हमने साइन कंपोनेंट नहीं लिया। कौन सा कंपोनेंट नहीं लिया, कॉस कंपोनेंट। अब सपोज यहाँ पे आप 90 डिग्री ले लो, ई वेक्टर ए वेक्टर परपेंडिकुलर है, कॉस 90 लोगे तो क्या मिलेगा आपको, जीरो हो जाएगा पूरा। सो दिस इज द रीजन कि फ्लक्स के लिए हमने क्या लिया, डॉट प्रोडक्ट लिया। अब फ्लक्स डॉट प्रोडक्ट है किसका, ई वेक्टर और ए वेक्टर का, यानी वो स्केलर क्वांटिटी है। सो फ्लक्स इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया वेक्टर वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी का डॉट प्रोडक्ट लिया, इसीलिए फ्लक्स कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। ओके, इसका ऐसा यूनिट निकाल लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड का ऐसा यूनिट है न्यूटन पर कूलम, और एरिया का है मीटर स्क्वायर, या इसको ऐसा भी कह सकते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड है वोल्ट पर मीटर इंटू मीटर स्क्वायर, मीटर मीटर कट, तो ये भी एक यूनिट मिला आपको फ्लक्स का, वोल्ट इंटू मीटर या न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ओके स्टूडेंट, ये जो हमें फ्लक्स की फॉर्मूला मिली कि फ्लक्स इक्वल्स टू ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर, ये आपको कब लेनी है, जब आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म थी। यहाँ पे मैंने जो सरफेस रखा था वो कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा था, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। नाउ सपोज आई एम टेकिंग दिस सरफेस, ये सरफेस ले लेता हूँ मैं,
और यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ले लेता हूँ। कैसी फील्ड ले लेता हूँ मैं? इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म। सो फॉर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड आपको याद रखना है कि फ्लक्स इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। सर ये क्या है, कुछ समझ में नहीं आया, समझा देते हैं। जब भी आपको कोई भी सरफेस नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में देंगे, अब क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म नहीं है तो अब मैं क्या करूँगा, इसके छोटे छोटे एलिमेंट्स ले लूँगा। यहाँ से मैं कोई भी एक छोटा सा एलिमेंट ले लूँगा। सो दिस स्मॉल एलिमेंट जिसका एरिया कितना होगा, डी ए होगा, पर्टिकुलरली डी ए वेक्टर ले लेते हैं। तो एक छोटा सा एलिमेंट ले लिया, मैं उसका फ्लक्स ढूंढूंगा, फिर दूसरा छोटा सा एलिमेंट उसका फ्लक्स, तीसरा छोटा सा एलिमेंट उसका फ्लक्स, सबका फ्लक्स अगर मैं जोड़ दूंगा तो मुझे पूरे सरफेस का क्या मिल जाएगा, फ्लक्स मिल जाएगा। इसीलिए ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। सपोज ये एलिमेंट बहुत छोटा है, जब जब हम भी इनफाइनाइटली स्मॉल चीज़ें लेते हैं ना, तो छोटे छोटे एलिमेंट में मैं इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी मान सकता हूँ, यूनिफॉर्म मान सकता हूँ। तो इस वाले के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड है ई वेक्टर, एरिया है डी ए वेक्टर। तो इस वाले का मुझे क्या मिलेगा, ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। सिमिलरली ऐसे हजारों करोड़ों छोटे छोटे एलिमेंट्स होंगे और उन एलिमेंट्स का क्या कर दिया, सम कर दिया, इंटीग्रेशन कर दिया। कहाँ पे इंटीग्रेशन किया, ओवर द सरफेस, तो आपको मिलेगा फ्लक्स। सो वी गॉट द फॉर्मूला दैट फ्लक्स इज सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लिंक्ड विथ एरिया। आपका इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया के साथ कितना लिंक है, उसका सरफेस इंटीग्रेशन कर दो तो आपको क्या मिल जाने वाला है, फ्लक्स मिलेगा। तो फ्लक्स की एक और डेफिनेशन मिल गई। पहली डेफिनेशन एकदम सिंपल वाली, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग परपेंडिकुलर टू अ प्लेन। और यहाँ पे क्या डेफिनेशन मिल गई, जनरल डेफिनेशन, इट इज सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर अ गिवन एरिया, ओवर अ गिवन प्लेन सरफेस। आई होप सो आपका ये जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का कंसेप्ट है वो पूरी तरीके से क्लियर हो चुका होगा। इतना नोट कर लो, फिर हम करते हैं गॉस का लॉ। तो स्टूडेंट्स, फ्लक्स के बारे में हमने क्या पढ़ा कि जब भी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, फ्लक्स होगा ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर, जो है ई ए कॉस थीटा। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपको नोट रखनी है कि थीटा इज एंगल बिटवीन ई वेक्टर एंड ए वेक्टर। नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, फ्लक्स होगा सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ ई वेक्टर इंटू ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। ओके, थीटा अगर आप 90 ले लोगे आंसर आएगा 0, थीटा अगर आप 90 से बड़ा लोगे नेगेटिव आएगा, और थीटा अगर आप 90 से छोटा लोगे फ्लक्स की वैल्यू पॉजिटिव आएगी। तो फ्लक्स कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी नेगेटिव और इट कैन बी 0। कमिंग टू अवर नेक्स्ट टॉपिक दैट इज गॉस लॉ। जिस तरीके से स्टूडेंट्स कूलम्स का लॉ एक फंडामेंटल लॉ है, वैसे ही गॉस का लॉ भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। गॉस लॉ क्या कहता है कि फ्लक्स इज इक्वल्स टू सिग्मा क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट फॉर एनी क्लोज्ड सरफेस। किसी भी क्लोज्ड सरफेस के लिए आपका फ्लक्स कितना होगा, सिग्मा क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। नाउ देर आर सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू दिस जो आपको समझने पड़ेंगे। पहली चीज़ कि फ्लक्स अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला उसको साइज और शेप से कोई लेन देन नहीं है। इट मीन्स ये ऐसा कहना चाहता है, पहले तो ये फॉर्मूला को समझ लो कि ये क्या कह रहा है। फ्लक्स इज रेशियो ऑफ sum of all the charges enclosed by surface to epsilon naught. The total flux linked with any closed surface is equals to summation of all the charges enclosed by surface to epsilon naught. इसका मतलब अगर मेरे पास सपोज ये एक सरफेस है और जिसके अंदर सपोज बाहर एक चार्ज है Q1, यहाँ चार्ज है Q2, Q3, Q4, एक और चार्ज बैठा है बाहर Q5। तो अब मुझे अगर इसका फ्लक्स फाइंड आउट करना है तो गॉस के लॉ से हिसाब से सभी चार्जेस का क्या कर दो, समेशन। तो क्या Q1 और Q5 लेना है, नहीं लेना, क्योंकि वो आपकी सरफेस के कहाँ बैठे हैं, बाहर बैठे हैं। तो ये याद रखना कि यहाँ पे जो सिग्मा Q है वो है चार्ज एनक्लोज बाय द सरफेस। तो अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ इसका फ्लक्स मिलेगा हमें Q2, Q3 प्लस Q4 डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। बस अगर आपको अंदर के एनक्लोज चार्जेस पता है, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हमें पता है, पुट करो आपको क्या मिल जाएगा, फ्लक्स मिल जाएगा। ओके, फ्लक्स के रिलेटेड 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको याद रखने हैं। जिस भी सरफेस के बारे में हम गॉस लॉ लगा के फ्लक्स पढ़ेंगे उसको हम कहेंगे गॉसियन सरफेस।
सेकेंडली इसको साइज और शेप से फ़र्क नहीं पड़ता। सपोज़ ये मैंने एक हमारा शेप ले लिया, दूसरा सपोज़ इससे थोड़ा बड़ा ले लेता हूँ, शेप बड़ा कर दिया मैंने, और वही सेम चार्जेस ले लेता हूँ Q1, Q2, Q3, Q4 और बाहर Q5। अब भी इसका फ्लक्स कितना आएगा, इतना। तो साइज़ बढ़े घटे या शेप चेंज हो जाए, फ्लक्स क्लोज सरफेस का अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ चेंज नहीं होने वाला है, वो सेम रहेगा, क्योंकि सिग्मा क्यू चेंज होने वाला नहीं है। हाँ, अब अगर मैं सपोज यहाँ पे एक और चार्ज Q6 ऐड कर दूँ तो फिर इसका फ्लक्स क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ओके, गॉस लॉ इंपॉर्टेंट कब है, जब आपका जो सरफेस दिया है वो सिमेट्रिकल है, तब हम गॉस लॉ अप्लाई कर सकते हैं। नाउ मूविंग टू डिराइव दिस थिंग, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि ये डिराइव करो, हमारी ये मेन फॉर्मूला है। आप कहोगे कि सर ये फॉर्मूला से ये फॉर्मूला कैसे आई? इसने कहा नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, यानी कहीं पे भी ये फॉर्मूला तो वैलिड है, ये फॉर्मूला लगाओ तो ये भी आ सकता है और ये भी आ सकता है। तो हमें ये फॉर्मूला को यूज़ करके ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर को यूज़ करके सिग्मा क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट लाना है। तो हम कंसीडर कर लेते हैं देयर इज़ अ स्फीयर ओवर हियर, और स्फीयर के सेंटर पे एक पॉजिटिव चार्ज क्यू बैठा है। नाउ वी नो दैट कि जो भी चार्ज है उसकी वजह से क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड होगी, रेडियली आउटवर्ड्स। ओके, मुझे इसकी वजह से क्या फाइंड करना है, फ्लक्स फाइंड करना है। सो देयर इज अ स्फीयर, स्फीयर यानी कि एनक्लोज सरफेस, उस एनक्लोज सरफेस के सरफेस के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड सब जगह सेम होगी। आपका जो भी स्फीयर लोगे, क्योंकि यहाँ सेंटर पे चार्ज क्यू है, तो यहाँ से ये भी रेडियस आर, ये भी रेडियस आर, ये भी रेडियस आर, ये भी रेडियस आर। सो एनी पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ स्फीयर, सभी जगह इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी लगेगी, सेम लगेगी। तो यहाँ पे भी ये होगा इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर, यहाँ भी ये होगी इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर, यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ई वेक्टर। कोई भी पॉइंट ले लो, ये तो मैंने सिर्फ 4 पॉइंट लिए हैं। एनी पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ द स्फीयर, वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड सेम रहेगी ई वेक्टर। क्यों सेम रहेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड है के क्यू बाय आर स्क्वायर, तो सबका आर कैसा रहने वाला है, सेम रहेगा, सबका क्यू कैसा रहेगा, सेम रहेगा। सो यू नीड टू रिमेंबर कि इस वाले क्वेश्चन में सरफेस पे जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी फॉर एनी पॉइंट, वो कैसी रहेगी, सेम रहेगी, एंड इट विल बी रेडियली आउटवर्ड। रेडियली कहाँ, रेडियस की डायरेक्शन में कहाँ निकलेगी, बाहर निकलेगी। एक हमारे पास स्फीयर है कंप्लीट, ये पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर, ये पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली बाहर, ये पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली बाहर, और सारी की सारी इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी रहेगी, सेम रहेगी। ओके, अब हम इसमें से कोई भी एक छोटा सा एलिमेंट ले लेते हैं। पूरे स्फीयर को छोटे छोटे एलिमेंट में डिवाइड कर देता हूँ। मैं यहाँ से एक छोटा सा एलिमेंट ले लेता हूँ, दिस इज़ माई एलिमेंट। यहाँ पे ये एलिमेंट ले लेता हूँ, दिस इज़ माई एलिमेंट। ये एक एलिमेंट ले लेता हूँ, सबका मैं इंडिविजुअल फ्लक्स ढूंढूंगा और सबके फ्लक्स का क्या कर दूंगा, इंटीग्रेशन कर दूंगा। यही तो है ये फॉर्मूला। ओके, बात है यहाँ पे एरिया वेक्टर की। तो आपके पास जो स्फीयर है, इमेजिन करो दिस इज़ अ स्फीयर, तो स्फीयर का एरिया वेक्टर एक आएगा अंदर, एक आएगा बाहर। अभी मैंने आपको थियरी बताई थी कि थ्री डायमेंशन के लिए आपको कौन सा एरिया वेक्टर लेना है, जो नॉर्मली बाहर आता हो। तो यहाँ पे ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड क्योंकि रेडियली आउटवर्ड है, आपको पता होगा कि ये जो स्फीयर और ये रेडियली आउटवर्ड 90 डिग्री बाहर होगा, और इस वाले पॉइंट का एरिया वेक्टर भी कैसा होगा, 90 डिग्री आउटवर्ड, नॉर्मल टू द सरफेस। एरिया वेक्टर 3 डायमेंशन के लिए कैसा है, नॉर्मल टू द सरफेस। तो इसके लिए इस डायरेक्शन में, लेट मी मेक इट मोर प्रिसाइज, मोर परफेक्ट, डी ए। इस वाले के लिए ये हो जाएगा डी ए वेक्टर, इस वाले के लिए इस डायरेक्शन में हो जाएगा डी ए वेक्टर, इस वाले के लिए इस डायरेक्शन में हो जाएगा डी ए वेक्टर। आ रहा है ना इमेजिनेशन। अब हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। सो फ्लक्स इज इक्वल्स टू सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। दिस विल बी इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ई डी ए, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट में क्या ले लेता हूँ, कॉस थीटा। ओके, इंटीग्रेशन इलेक्ट्रिक फील्ड सभी जगह पे कैसे रहने वाली है, सेम। इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड, इसकी कोई भी पॉइंट ले लो, सबकी इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है, यानी यूनिफॉर्म है, कांस्टेंट है, बार ले ली। डी ए का डी ए ले लिया। अच्छा, कॉस थीटा दोनों पैरेलल है यानी एंगल कितना मिला, 0। यहाँ पे कॉस 0 रख दोगे
तो हम लिखेंगे रीज़न cos 0 इक्वल्स टू 1, तो ये cos थीटा तो एलिमिनेट हो गया। तो आंसर आया फ्लक्स इक्वल्स टू EdA, देयरफॉर आई कैन राइट फ्लक्स इक्वल्स टू, लेट मी राइट इट ओवर हियर, फ्लक्स इक्वल्स टू E। अच्छा, DA आपका ये जो है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सरफेस इंटीग्रेशन, यहाँ पे भी लिख देता हूँ कौन सा इंटीग्रेशन लेना है, सरफेस इंटीग्रेशन, स्पीयर का सरफेस इंटीग्रेशन, तो DA का इंटीग्रेशन हो जाएगा A। अच्छा, स्पीयर का एरिया कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर, और इलेक्ट्रिक फील्ड होती है KQ/r²। सो इलेक्ट्रिक फील्ड में लिखूँगा K के बदले 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और r²। ये मैंने किसकी वैल्यू लिख दी, इलेक्ट्रिक फील्ड की, KQ/r², और ये मैंने क्या लिख दिया इनटू में सरफ आपके स्पीयर का एरिया, 4 पाई कट r² कट, फ्लक्स इक्वल्स टू Q/ε0। दस हमने डिराइव कर दिया कि हाँ, किसी भी एनक्लोज सरफेस के लिए आपका फ्लक्स कितना आएगा, सिग्मा Q/ε0। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ स्टूडेंट, वन क्वेश्चन, कि अगर यहाँ सेंटर में कोई चार्ज ही ना होता, यहाँ पे चार्ज 0 होता, तो क्या कोई फ्लक्स मिलेगा? अगर यहाँ पे मैं चार्ज 0 रख दूँ तो फ्लक्स क्या हो जाएगा, 0। इस फॉर्मूला में चार्ज 0 रख दो तो फ्लक्स क्या हो जाएगा, 0। तो आपके नीट के लिए, JEE के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है कि फ्लक्स लिंक्ड विथ एनी क्लोज्ड surface having no charge enclosed is equals to 0। It means स्टूडेंट्स, कोई भी क्लोज सरफेस उसके अंदर कोई चार्ज नहीं है तो उसका फ्लक्स कितना मिलेगा, 0 मिलेगा। यू नीड टू रिमेंबर दिस। आई होप सो ये वीडियो अच्छे से आपको समझ में आया होगा। लेक्चर में जितनी चीज़ें हमने कही उसकी आप नोट्स बना लेना। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर दीजिए, बेल आइकन क्लिक कर दीजिए, और ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ ब्लेस्ड डे।